बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई ये क्विज दिया था मैंने, वो हो गया? सही हुआ? कोई मसला नहीं किया? चलो जी। अच्छा जी भाई, पिछली क्लास का दोबारा कॉन्सेप्ट अगर बताऊं तो उसमें यह था कि भाई जब भी आप डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे और आप कोई ऊपर की अमाउंट पे करेंगे तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो क्या होगा? कम होगा। अच्छा, तो आपने जो इनकम बुक करनी है वो कौन से बुक करनी है? IRR को यूज करके। ऐसा ही है? ऐसा ही है भाई, आपने इनकम बुक करनी है यूजिंग IRR। ये बात हो गई, ये बात समझ आ गई हमें। अच्छा भाई, जब हमें IRR को यूज करके बुक करनी है तो उस IRR के अंदर दो चीजें हैं, एक वो जो आपको सामने वाला प्रोवाइड करेगा और एक वो एक्सपेंस जो आपने जेब से लगाया था और जो अमोर्टाइज होगा कितने सालों में, 3 या 4 साल में, व्हाटसोएवर जो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है। बात क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने जो डिबेंचर्स परचेज किए थे 100 रुपए का एक था, ये 100 रुपए मैंने किसको दिए थे? इशूअर को। तो बाकी जो ऊपर पैसे दिए थे वो किसके? ब्रोकर को। अच्छा, जो ब्रोकर को पैसे दिए थे क्या मैंने वन टाइम एक्सपेंस आउट किए थे या कैपिटलाइज किए थे? कैपिटलाइज किए थे। वो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट हुए थे यूजिंग IRR। और मैंने स्ट्रेट लाइन पे इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप ये कह रहे थे कि सर स्ट्रेट लाइन पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट शामिल है। तो हमने IRR को यूज करके, जिसके अंदर वो एम्बेड हो चुका था, उसको यूज करके हमने ये पूरे कॉन्सेप्ट को बनाया था। बात क्लियर है? और हमने वहां पे बखूबी ये दिखाया भी था मैंने कि भाई पूरे टेन्योर में आपको पैसे रिसीव हुए इतने, इनकम आपने कम बुक की और बाकी आपने अमोर्टाइजेशन बुक कर ली 50,000 रुपए की। सही है जी? अच्छा भाई, आज हम मजीद कॉन्सेप्ट देख लिया, आप लोगों ने देखना है इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। इस सवाल के अंदर आप जरा फोकस होकर देखें तो वो कह रहा है कंपनी ने परचेज किए हैं 15,000 डिबेंचर ऑन जनवरी 1, 2018, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? अच्छा, अब वो कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिबेंचर। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं जो मैंने उसको पैसे दिए हैं वो फेस वैल्यू के दिए हैं, फेयर वैल्यू के? फेयर वैल्यू। अच्छा, अब फेयर वैल्यू कैसे निकलती है सर? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये सवाल आया कि सर IRR के रेट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर ऑलरेडी एडजस्टेड होता है ना, तभी एट द एंड क्वेश्चन में लास्ट खुद ही ओरिजिनल वैल्यू में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब ये पूछ रही है कि सर क्या IRR के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है, हमने कहा यस। तो वो एक्सपेंस को इस तरीके से बुक करता है और इनकम में नेट करता रहता है, और उतनी इनकम बुक होती है जितनी होनी चाहिए, जो हमने सीखा भी था। आज वो वापस से रिकॉल हो जाएगा। चलें जी, मुझे बताएं फेस वैल्यू कितनी है? 50 की। प्रीमियम कितना है? 5 का। तो ये 55 आ गई आपकी फेयर वैल्यू। यहां तक का हिसाब किताब है। इस सवाल के अंदर हमने आपके सामने कितने डिबेंचर परचेज किए हैं? तो प्रीमियम भी 15,000 डिबेंचर पे दिया है, तो टोटल बता दो जल्दी से। हाँ जी, टोटल कितना आ रहा है? 825,000। और प्रीमियम? अच्छा, इस फेस वैल्यू कितनी है सिर्फ? 750 ये आ गया। और 75,000 ये आ गया। 825 इज बेसिकली योर फेयर वैल्यू। अच्छा, अब जरा बहुत ही फोकस होकर कॉन्सेप्ट को समझिएगा मेरे साथ। भाई मैंने अब जो इशूअर को पैसे दिए हैं वो 825,000 दिए हैं, 825,000 दिए। अच्छा, मैंने कहा भाई ये तो पैसे जब मैंने इसको दिए, क्योंकि उसको मुझसे पैसे चाहिए थे, बीच में बैंक इन्वॉल्व होगा, बैंक मुझसे क्या चार्ज करेगा? ब्रोकरेज कमीशन। इस सवाल में क्या दी हुई है? अच्छा भाई, 50,000 रुपए की दी हुई है। तो हमने कहा वो हमारे पास 50,000 रुपए की है। ये कितना आ गया जी? 875,000। अच्छा, आप ज़रा बात समझिएगा फोकस के साथ। भाई मेरा यहाँ पे ये मानना है, इसको हम ज़रा सही करके यहाँ ले आए।
अच्छा भाई, अब जब मेरी जेब से पैसे 875,000 गए हैं तो जल्दी जल्दी आप मुझे मार्किंग करवाएं, ये वाले जो पैसे हैं ये किसको गए? ब्रोकर को। ये पूरे पैसे किसको गए? इशूअर को। अच्छा, अब जरा बहुत फोकस होकर बात समझिएगा। इशूअर को जब मैंने 8,25,000 रुपए दिए ना, तो इशूअर ने कहा मैं तुम्हें बेटा रिटर्न इस पे ही दूंगा। इशूअर कह रहा है रिटर्न किस पे देगा? तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा यार मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, मुझे फोकस होकर समझाओ। भाई मैं कह रहा हूं इशूअर भाई साहब, आप मुझसे आज 8,25,000 रुपए ले रहे हैं, आप रिटर्न मुझे 750 पे दे रहे हैं, तो आप 75,000 रुपये मुझसे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? फिर रीज़न सुनो। सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई क्योंकि मेरी जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA+ है, आज तक मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलूं जो तुमने पैसे दिए थे डूब गए अब जाओ, होते ये तो उधार ही है ना, कल को वो भाग जाए। तो उसने कहा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुझे जो रेटिंग दी है वो AA+ दी है, तो क्या मैं उसका प्रीमियम का फायदा नहीं उठाऊंगा? उठाऊंगा। बोलेगा भाई मेरा नाम है, मैं अपने नाम का फायदा उठाऊंगा। तो फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये तो मैं कमाऊंगा कैसे? आए देखते कमाई कितनी है। मुझे बताओ सामने वाली कंपनी तुम्हें रिटर्न कितना दे रही है? 20%। सामने वाली कंपनी रिटर्न कितना दे रही है? अच्छा ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना रहा हूं, तो फोकस होकर देखना। तो मैंने कहा भाई इशूअर कह रहा है कि भाई आप 7,50,000 रुपए पे 20% फॉर कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है? 3 साल। कितना आता है? 450। अच्छा जरा बात समझिएगा, सामने वाला इशू है मुझे कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 4,50,000 रुपए का प्रीमियम पे मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा, बट तुम्हें इंटरेस्ट इतना दे रहा हूं। यानी भाई आपके सामने मेरे पास से जेब से पैसे कितने गए? 8,25। वो मुझे रिटर्न कितने पे देगा? 750 पे। प्रीमियम पे नहीं देगा। वो मुझे कह रहा है भाई मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो अपने नाम के पैसे लिए मैंने। आप शेयर कैपिटल के कॉन्सेप्ट को देख लें, जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको रिटर्न प्रीमियम पे मिलता है या सिर्फ कैपिटल पे? बाकी कंपनी के नाम पे पैसे होते हैं, वो उस पे ऊपर रिटर्न नहीं देता। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलें जी, ओके ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा आगे इसमें लिखा हुआ है रिडीमेबल एट पार, मुझे ये बात भी नहीं समझ आई। वो कह ये रहा है कि भाई आज आपसे मैं लूंगा 8,25, वापस दूंगा 750। तो मैंने कहा मतलब यार ये पैसे डूब गए तो नुकसान हो गया। उसने बोला नहीं भाई तुम अपना हिसाब बना लो, तुम देख लो पहले, तुम पता नहीं क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। भाई 4,50 बेसिक रिटर्न है, 4,50। इस रिटर्न को कमाने के लिए जो मैंने प्रीमियम कॉस्ट इनकर की है वो कितनी है? ये कितनी इनकर की है? ये हिसाब किताब है भाई। इनका नेट कितना हो गया जल्दी बताओ? 25,000। ये मेरी असल कमाई है। तो क्या मैं कमा नहीं रहा? कमा रहा हूं बस जेब से खर्चा हो रहा है। अच्छा फिर आप बोलेंगे कि सर हम ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर लें जो जिस पे प्रीमियम ना देना हो तो वहां पे रिस्क ज़्यादा होगा पैसे डूबने का। तो आप बीइंग एन इन्वेस्टर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो सेफ हो या रिस्की हो? सेफ हो। अगर रिस्की में करोगे तो रिटर्न तो ज़्यादा होगा पर रिस्क भी कैरी होगा, तो जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा रिटर्न है। अगर ये सेफ कंपनी में डालोगे जिसकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा होगी तो वो आपसे क्या लेगी? प्रीमियम। और जब वो आपसे प्रीमियम लेगी तो उसके ऊपर रिटर्न देगी या नहीं देगी? प्रीमियम पे रिटर्न नहीं मिलेगा, और इवन हो सकता है प्रीमियम वापस भी ना मिले। जो आपने प्रीमियम पे किया है वो वापस, तो वो आपको पता है क्या हो चुका है? एक्सपेंस। क्या हो चुका है? अच्छा अब इस एग्जाम्पल में मेरे बच्चों और पिछली क्लास की एग्जाम्पल में एक फ़र्क है। पिछली क्लास में मेरी एडिशनल कॉस्ट एक थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इस क्लास में मेरी एडिशनल कॉस्ट 2 हैं, प्रीमियम
यानी आज मैं उसको 8,75,000 मेरी जेब से जा रहे हैं, इसको सिंपल रखते हैं ना, आज मेरी जेब से कितने जा रहे हैं 875। अच्छा 875 जा रहे हैं, मुझे वापस कितने मिलेंगे, तो कितने गए कितने फोरगो करूंगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 125,000। तो ये 125,000 प्रीमियम और यही तो है जो आपको नहीं मिलेंगे। अब यहां से आपसे मेरे सवालात शुरू होते हैं, मुझे इतना बताओ कि जब तुम्हें 1,25,000 तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे तो क्या ये तुम्हारा एक्सपेंस है? यस। पर क्या इसको आज बुक कर लूँ, ओवर द पीरियड बुक करूँ, स्ट्रेट लाइन पे या IRR के जरिए? तो अब जब मैं कंप्यूटर को बोलूँगा कि भाई ये सूरत हाल है, आज मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ, मुझे 3 सालों में इतने मिलेंगे और वापस इतने आ जाएंगे, तो मैं बताऊंगा मुझे बताओ मेरा इफेक्टिव रिटर्न कितना है। तो आप सब मुझे बताएं कि मेरा इफेक्टिव रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए कम? तो वो कितना प्रोवाइड कर रहा है 20%। तो इंसानी दिमाग क्या कहता है, इफेक्टिव रिटर्न इससे ज़्यादा होगा इससे कम? इससे कम होगा। तो हम सवाल में गए तो आप ये देखें कि हमारा इफेक्टिव रिटर्न कितना है, मतलब हमें 3 सालों में 1,25,000 रुपये का एक्सपेंस भी बुक करना है, अलग से या इनकम में नेट करके? इनकम में नेट करके। पहले तो यहाँ तक की कहानी समझ आई, पक्की बात है। अच्छा जी, अब आप शेड्यूल शुरू करेंगे कहाँ से? ओपनिंग से, क्योंकि पहले आपने एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से 875,000 से। ये आ गया। अच्छा 875,000 से आपने ये तो पहली एंट्री बना ली। अब आप कहेंगे कि भाई आपके पास ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। हमारे साल कौन सा है भाई 2018। ओपनिंग कितना है 870। अच्छा आप मुझे बताएं कि मैं इंटरेस्ट इनकम जो बुक करूं वो IRR से करूंगा? अच्छा भाई इंटरेस्ट इनकम कितनी, और अगर मैं IRR देखूं सवाल में जाके तुम्हारा 12.9476%, 11329 यही है भाई। अच्छा यार तुम लोगों ने बता दिया तो मज़ा आ जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, 7,50,000 पे 20% कितना बनता है? 150। तो यार आपकी इनकम तो 150 होनी चाहिए ना, आपकी इनकम तो 150 होनी चाहिए। आप इनकम बुक कर रहे हैं 113, एक्सपेंस बुक हो रहा है कितनी चीज़ों का? ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्रीमियम का, स्ट्रेट लाइन पे या विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी? विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा तो कैश तो मुझे 150 ही मिलेगा ना? ओके जी, तो आपके पास जो क्लोजिंग आ गया वो कितना है? 82 यही है 9292। ओके जी, अब हमने कहा कि इसकी अगर हम एंट्री बनाएं 2018 के 31 दिसंबर की, तो आपने कहा कैश आपको मिला 150, इंटरेस्ट इनकम आपने बुक किया 11329 और इन्वेस्टमेंट कितने से? इन दोनों का डिफरेंस 3677। ओके जी 36709 ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। यानी सिंपल इसमें हुआ ही है, मैं पैसे पूरे लेके आया, मैंने इनकम कम बुक की। इनकम कम बुक टेक्निकली इसलिए की क्योंकि इसमें एक्सपेंस क्या हो चुका है, नेट हो चुका है। अगर लंबी करनी हो तो एक एंट्री ये बना सकते हो, इनकम पूरी कर दो बुक और फिर अमोर्टाइजेशन की वापस से एंट्री बनाओ। तो अमोर्टाइजेशन की वापस से एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट इनकम डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितनी एंट्री बनेगी?
दो, वापस से पहले क्या करो, एक काम, पूरी इनकम बुक कर लो। कितने से? कैश डेबिट 150 से, इंटरेस्ट इनकम 150 से। ये कहानी हो गई। फिर आपको याद आएगा एक्सपेंस भी तो बुक होना है, तो एक्सपेंस कितना बुक होना है? 36709। तो एक्सपेंस बुक करने के लिए आपने इंटरेस्ट इनकम को रिवर्स किया 36709 से, और अमोर्टाइजेशन के लिए कैपिटलाइजेशन कहाँ की थी? इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो दो एंट्री बनाओगे तब भी आंसर ये आएगा, एक एंट्री बनाओगे तब भी आंसर यही आएगा। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात क्लियर है? हमने कहा भाई अब आ जाए 2019 के ऊपर। ओके गुड। अब 2019 के ऊपर आपने कहा 8292, सही जी, 108539, ये आपको 150 ही मिला। क्लोजिंग कितना? 796,831, 796,831, इसके ऊपर लगा दें इंटरेस्ट। 170, ये आ गया 150, और आखिर में आ गया आपका 750, यही है, 750 आ गया। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में अगर आप बच्चों इसका सम करें तो देखो ये बनता है 325। चेक करके देखो एक बार, यही बनता है। और आपने डे 1 पे क्या डिसाइड किया था, कितने मिलेंगे? 325। और वो सिंपल है, नॉर्मल इनकम, बेसिक इनकम, प्रीमियम आपने इंकर किया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर की, ये बच गया। ये 3 सालों में बुक होना चाहिए, बुक भी यही हो रहा है, इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सही है जी, इसको कॉपी कर लें, कैश और इंटरेस्ट को कंपेयर कर लें, तो आपको अमोर्टाइजेशन मिल जाएगी। तो जो अमोर्टाइजेशन मिले वो 875 में से माइनस कर लें। तो ये बेसिकली अमोर्टाइजेशन इसमें एडजस्ट हो जाती है खुद ब खुद, यानी ओपनिंग में इंटरेस्ट प्लस करके कैश माइनस करने की लॉजिक ये है कि अमोर्टाइजेशन एडजस्ट हो जाए। हाँ जी, हो गया शेड्यूल कॉपी। आप लोग 2019 31 दिसंबर की एंट्री बनवा दो। अच्छा भाई, इस एंट्री में आप ये बता दें मुझे कि कैश आपको मिलेगा 1,50,000 का। इंटरेस्ट इनकम जो आपको मिलेगी वो मिलेगी तो पूरी, बट इसके अंदर एक्सपेंस नेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो कितना है भाई? 108,539, 108,539 की इनकम आ गई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट? हाँ जी, 4146, बस 61। ओके, यानी ये दूसरे साल की अमोर्टाइजेशन है जो आपकी इनकम में नेट हो चुकी है। क्लियर है? स्क्रीन पे नहीं आ रहा? ओके, अब जरा एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। परचेस
2000, हाँ 2020 की भी एंट्री बनेगी और फिर आखिर में आप अपने पैसे ले आएंगे वापस, सिंपल। परचेज ऑफ डेट सिक्योरिटी एट डिस्काउंट, आपने अगर डिस्काउंट पे परचेज किया, मैं खाली आपको आइडिया दूंगा, फिर सवाल दूंगा, आप खुद करके दिखाएंगे मुझे, सही है जी। फोकस होकर जरा इधर देखें। अच्छा भाई, अब मैं अगर ये कहूं कि मैंने 10,000 बॉन्ड परचेज किए, उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 100, और मैंने डिस्काउंट पे परचेज किए ऑफ ₹10 तो ज़्यादा हो जाएगा 5, और ये रिडीमेबल एट पार है। यानी अब जरा मेरी बात को फोकस होकर समझिएगा तो मज़ा आएगा। इधर मैंने अगर ये कहा कि भाई मेरे एक बॉन्ड की जो मैंने परचेज किया है उसकी फेस वैल्यू 100 है, मैंने ज़्यादा पैसे दिए या कम पैसे दिए, 5 कम दिए, तो 95 की इसकी क्या है, फेयर वैल्यू है। अच्छा, ये वो कंपनीज बॉन्ड या डिवेंचर इशू करती है जो कि न्यू टू द मार्केट होती है, उसको पैसे लेने के लिए लोगों को देना होता है इंसेंटिव, तो हमने उसका फायदा उठा लिया। हमने 100 रुपए की चीज कितने में खरीदी, 95 की। अच्छा, पर वो रिटर्न किस पे देगा, 100 पे। हम बोलेंगे भाई अब हमारा नाम है, अब हम तुम्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, पहले तुमने हमें एक्सप्लॉइट किया था, सीधी सी बात है। तो वो रिटर्न हमेशा 100 पे देगा, फेस वैल्यू पे। अच्छा, अब हुआ क्या, अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया, 1 मिलियन। अच्छा जी, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 10,000 से तो आ गया 950। डिस्काउंट कितने का है, 50,000 रुपये का। अच्छा, और अगर इसकी मैपिंग करूं तो आपको नहीं लगता, प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनना, कि हमारे पास यहां पर आज मैंने 9,50,000 रुपये दिए और 3 सालों बाद मुझे जो वापस मिलेंगे 1 मिलियन। अब आप लोग जरा फोकस होकर मेरी बात का जवाब दीजिएगा। यहां पे ये 50,000 रुपये क्या मेरा एक्सपेंस है या इनकम है, इनकम है, पक्की बात है। चलिए, आप सब कह रहे हैं कि दिस इज माय एडिशनल इनकम, ऐसा ही है, दिस इज माय एडिशनल इनकम। चलो जी, ये एडिशनल इनकम है, ये भी बात हमें समझ आ गई। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जब आपकी एडिशनल इनकम है, ये भी इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से है ना, ये वन टाइम बुक करोगे, ये भी ओवर द पीरियड। अब टेक्निकली ये जो इनकम है ना, ये भी खुद ब खुद बुक होगी इन IRR, यानी ये वाली इनकम भी कहाँ शामिल होगी, IRR के अंदर ऑलरेडी क्या होगी, शामिल होगी। अब जरा बात समझें, जैसे आप IRR को यूज करके इनकम बुक करते हैं, इंटरेस्ट इनकम, उसके अंदर एक्सपेंस नेट हुआ होता है, वैसे ही उसके अंदर ये 50,000 रुपये IRR की इनकम ऐड हुई होगी। तो जब आप इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे, ये भी ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगी, ये भी ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगी। अब आप समझे मेरी बात को। अब आप शुरू कहां से हो रहे हैं, 950 से शुरू कहां से हो रहे हैं, 950 से। आपको पहुंचना कहां है, 1 मिलियन पे। तो अब आपकी अगर सिर्फ ये हालात वाकयात जो मैं दिखा रहा हूं, अगर सिर्फ ये हालात वाकयात हों, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल कम होने के बजाय इंक्रीज होगी। तो वो बेसिकली अमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम होगी, वो बेसिकली अमोर्टाइजेशन ऑफ, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस क्यों नहीं कह रहा मैं, है ही नहीं। तो अब इनकम अमोर्टाइज होगी। अच्छा, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं एक तो बेसिक इनकम बुक होगी जो रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है,
और उसके साथ साथ ये 50,000 रुपए का भी कुछ ना कुछ हिस्सा हर साल में बुक होगा और इन्वेस्टमेंट को 950 से कहां पहुंचा देगा, 1 मिलियन पे। वैसे उल्टा होता है कि हम ज्यादा पैसे देते हैं, मिलते हैं तो वो अमोर्टाइज एक्सपेंस को करता है और वो नीचे पहुंचा देता है, यहां पे ऊपर पहुंचा देगा, अगर सिर्फ यही हालात वाकई आते हैं। पहले तो बात क्लियर है। तो ये बात समझने की थी कि डे 1 के ऊपर अगर आप लोगों को कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो ये आपकी इनकम है, तो आज आपने उसको फौरन से बुक कर लिया या ओवर द पीरियड बुक करोगे? क्योंकि अभी तो आपने उसको फेयर वैल्यू में नेट कर दिया, अभी तो आपने उसको फेयर वैल्यू में नेट कर दिया, तो आपने कैपिटलाइज कम से किया। अब ओवर द पीरियड जब बुक करूंगा तो वो इनकम हो जाएगी बुक कितने सालों में, 3 सालों में। बात क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, क्लैरिटी है यहाँ तक? तो आपको ये बहुत अहम है पता होना कि कब कौन सी अकाउंटिंग कैसे करनी है। वेरी गुड। चलिए जी, ये इस चीज को आप इस दफा का FIDO पेपर अच्छा था, मजेदार था, मैनेजेबल था। बच्चों के डेफर टैक्स और वो तो टैली हुए। अभी आगे आएगा ना रिडीमेबल, आगे ये भी सिखाऊंगा कि हो सकता है प्रीमियम पे हो, तो वो भी सीखते हैं। अभी हमने बेसिक सीखा इनिशियल पे कि इनिशियल पे आपको डिस्काउंट मिला या तो आपने प्रीमियम दिया। अब आगे ये सीखेंगे कि आगे जाके हो सकता है कि आपको प्रीमियम पे मिले या आगे जाके आपको वापस कम पैसे मिले, तो वो भी सीखते हैं। हाँ जी, इनिशियल कैपिटलाइजेशन कितनी आई आपकी? 11,25। देखें इनिशियल कैपिटलाइजेशन ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। इनिशियल में बता देता हूँ सिर्फ क्योंकि तुम लोगों ने तो ये कर लिया होगा ना अब तक। हाँ भाई, फेस वैल्यू इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपकी कितनी है भाई? 20,000 इंटू 50 कितना? 1 मिलियन। चलें जी, आपको क्या मिला है भाई? डिस्काउंट मिला है 5% का, तो इसका 5% कितना बनता है? 50,000। यही है ना? ये आ गई 950 की आपकी फेयर वैल्यू। अच्छा भाई, फिर आपने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा भाई प्लीज इधर देखिएगा, प्लीज इधर देखिएगा, 175,000 ये मैं कंक्लूड करवा रहा हूं आपको यहां पर। टोटल कितने गए आपकी जेब से? 1125,000, बिल्कुल सही किया हुआ। अच्छा, तुम लोगों ने ये बता दिया, मजा आ जाएगा ऑनलाइन वालों, आप इंक्लूडिंग सब। मुझे बताओ सवाल में देख के, आपकी एडिशनल कॉस्ट ज्यादा है और आपको सामने वाला जो एडिशनल बचत दे रहा है वो कम है। बात को समझिएगा भाई, आपकी एडिशनल जेब से पैसे कितने लग रहे हैं? 175, और आपको वो फायदा कितने का दे रहा है? अच्छा, इंटरेस्ट तो देगा, मैं एडिशनल की बात कर रहा हूं। एडिशनल आपकी जेब से कितने लगे? 175। एडिशनल बेनिफिट कितना है? 50,000 रुपए का। तो नेट आपके पास एडिशनल बेनिफिट है या एडिशनल कॉस्ट है? कितने की? 125,000 की। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अब आपकी कॉस्ट अमोर्टाइज होगी या इनकम? नेट पे कॉस्ट अमोर्टाइज होगी। पहले तो बात समझिए, जैसे आप कहते हैं दोनों साथ हो सकते हैं, तो वही रहा। सही है? यानी ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, एडिशनल कॉस्ट होगी ना, यानी अब आपकी कॉस्ट अमोर्टाइज होगी नेट बेसिस पे, जो कि 1,25,000 है। नहीं तो वो आएगी ना खुद ब खुद, 1,25 आ गया ना यहाँ पे नेट नीचे, तो IRR में 1,25 ही होगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले क्लियर है ना? फिजा अब्दुल्ला की IRR के अंदर 1,25 ही नेट हुआ होगा,
तो अब वो 1.25 अमोटाइज हो जाएगा। चलिए जी, ओपनिंग हमारा कितना है भाई, 112500। इंटरेस्ट इनकम, कैश और क्लोजिंग। अच्छा भाई, इंटरेस्ट इनकम हम कौन से रेट से बुक करेंगे, 19.1452। यार मुझे बताओ कि जब वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है तो मेरी इनकम तो 25% से ज़्यादा होनी चाहिए ना, इनकम कम क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो आपके एडिशनल बेनिफिट को भी खा गई है और जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसको भी कम कर रही है, तो इसलिए नेट इनकम आपकी 19 पॉइंट समथिंग है। क्लैरिटी है? चलें जी आगे। अच्छा चलो, एक बात तुमने बता दी, मैं मान जाऊंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अगर इस सवाल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 50,000 होती, नेट इम्पैक्ट 0 होता, तो IRR कितना होता, जल्दी बताओ। नहीं तो IRR कितना होता? ऑनलाइन में लो, वापस से सुनो सवाल मेरा। मैं कह रहा हूँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें 50,000 होती, फिजा कह रही है कूपन रेट जितना। हाँ जी, क्या बिल्कुल सही कह रही हैं? यस सर, क्योंकि जितना है उतना ही मिलेगा, कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। तो IRR विल बी इक्वल टू कूपन रेट। ये सारी लॉजिक इसलिए बताता हूँ कि अगर MCQs में वो पूछ ले कि if there is no transaction cost and no premium or discount, then what would be the IRR? आप बोलेंगे equal to कूपन रेट। सही जी, तो ये बात बिल्कुल सही बताई। अच्छा भाई, इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम बताए कितनी आती है? 215,383 रख लेते हैं। अच्छा भाई, अब आपने 1 मिलियन के ऊपर 25% लगा दिया तो 2.5 लाख आ गया, ये आ गई अमाउंट। अच्छा भाई, जब इसमें से आप ये सारी चीज़ें माइनस करें प्लस करके तो कितना आता है क्लोजिंग? 1090,380। ये कहानी हो गई 2018 की। अब आ गया 2019 में। 2019 में 1090,383 है। अच्छा जी, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना? 208,756। ये आपका 2.5 लाख ही रहा। ये कितना आ गया जी? 1049,139 रख लेते हैं। सही जी, 1049,139। ओके जी, हम आ गए 2020 पे। हमने कहा 1049,139, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना? 200,859। अच्छा, ये हमारा आ गया 2.5 लाख। अच्छा जी, आगे क्लोजिंग 1 मिलियन, और होना भी कितना चाहिए था? 1 मिलियन, ऐसा ही है। और अगर आप इसकी एंट्री बनाएं डे 1 की, तो आपने सर जनवरी 1 2018 पे एंट्री बनाई होगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 1125। आपने बेसिकली 1,25,000 ज़्यादा कैपिटलाइज किए हैं जो कि आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो वो अमोटाइज हो जाएंगे IRR के ज़रिए। चलें जी, फिर आपने कहा कि भाई 31 दिसंबर 2018 पे आपने एक एंट्री बनानी है कैश डेबिट 2.5 लाख रुपए से, और इंटरेस्ट इनकम आ गई
215,383। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो इंटरेस्ट इनकम बुक कर रहा हूँ उसके अंदर बेसिक इनकम भी है जो सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट इनकम भी है और अमोर्टाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। नेट ये है, सबका नेट है, यानी बेसिक इनकम जो मुझे डिस्काउंट मिला था उसकी भी अमोर्टाइजेशन हो रही है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की भी अमोर्टाइजेशन हो रही है। तो बेसिकली नेट बेसिस पे नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही अमोर्टाइज हो रही है। तभी तो देखो मेरी अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस है, तभी तो इनकम कम हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि भाई आप यहां पर कितने से 617, तो आपने कहा 34617 से 1,25,000 रुपये में से इतना अमोर्टाइज हो गया पहले साल में। चलिए जी, हमने कहा अगर मैं 31 दिसंबर 2020 पे आ गया तो 31 दिसंबर 2020 पे कैश आ गया मेरे पास 2.5 लाख का, इंटरेस्ट इनकम आ गई 208,756 और इन्वेस्टमेंट कितने से 412,444। ये आपकी ये अमोर्टाइजेशन आ गई। आपने कहा अब आप 31 दिसंबर 2020 पे आ गए तो आपने कहा यहाँ पर कैश हो गया डेबिट 2.5 लाख रुपए से, इंटरेस्ट इनकम कितने से भाई 200,859 और इन्वेस्टमेंट 419 यही है। अच्छा, ये जो जिनको मैंने हाईलाइट किया है इन तीनों को सम करो, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ इन तीनों को सम करो। एक 25 और एक 25 ही मेरी देखो पूरे सालों में इनकम कम बुक हुई है तो सॉर्ट ऑफ ये अमोर्टाइज हो गया है। बात क्लियर है? तो यानी ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए और आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे कर रहे हो तो आप नेट बेसिस पे देखें क्या अमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम होगी या अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस होगा। सही है जी? हमारी क्लास 12:30 तक है ना? 12 तक है। अच्छा, तो अब आज का जो क्विज आएगा वो ऐसा होगा करेक्शन ऑफ एरर वाला, यानी अकाउंटिंग गलत हुई हुई आपने क्या करनी है, सही करनी है। तो सॉर्ट ऑफ इस तरीके का सवाल होगा तो वो अच्छा होगा, वो देख के करना। सही है जी? मिलते हैं अब ऑडिट की क्लास में। अल्लाह हाफिज़। ये मैं आपको भेज देता हूँ